भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की मौत की खबर है और कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने बच्चा वार्ड में ये आग लगी है, जिसमें झुलसकर 4 बच्चों की मौत होने की खबर है। खासी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया है। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया और इस दौरान वहां भर्ती बच्चों को निकालकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है, लेकिन 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मंत्री विश्वास सारंग के अनुसार 40 बच्चे वार्ड में थे, इनमें से 36 सुरक्षित हैं। नाराज इस बीच बच्चों के रिश्तेदारों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा भी किया। बच्चे हैं ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बच्चे मारू हैं और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों आपको दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बता दो हमें बच्चे कहाँ, बच्चे अच्छा फोटो मोबाइल में फोटो दे दो हमें। हमारे तो एक बच्चे में जिनके सब औरतों के बच्चे हमारा है, सबका बच्चा है, वो में तो 50 होंगे नहीं, जब हम नहीं थे 250 बच्चे थे, हाँ मैं नहीं भैया, एलाउ नहीं कर रहे, जब घर में ना दिखा रहे हैं, ना एलाउ कर रहे ना दिखा रहे हैं, किसी को ना एलाउ कर रहे ना दिखा रहे। एक बच्चे को कम से कम उसका तस्वीर दिखा दे, ऊपर से संतुष्टि दे दे ताकि हमें वो हो जाए कि नहीं हमारे बच्चे सुरक्षित है। कम से कम कोई तो सजेशन दे। या 4 घंटे से परेशान हो रहे हैं, 4 घंटे के अंदर कोई रीजन नहीं आ रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है, किसी का कोई भी वो नहीं है, बस सिवाय दबाव के अलावा। सर ये 3-4 घंटे हो गए हम लोग यहाँ बैठे हुए, रो रहे हैं, तड़प रहे अपने बच्चे के लिए। वहीं सीएम शिवराज ने ट्वीट किया कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने की घटना दुखद है। इस वार्ड में बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन की टीम और बचाव कर्मी मौके पर हैं। घटना पर मेरी लगातार नजर है। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी इतनी बढ़ा दी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। सर्दी की शुरुआत में पराली जलाने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग छाया हुआ, जो दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद बढ़ गया और दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोटू हो गई। दिल्ली के मयूर विहार और वहां के दूसरे कई इलाकों को तो स्मॉग की चादर ने ऐसा ढका कि सांस लेना मुहाल हो गया। वहां इतनी गहरी धुंध छाई कि दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। आपको दिखाते हैं मयूर विहार की, ये मयूर विहार के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको घना स्मॉग नजर आएगा। यही हाल आनंद विहार और इंडिया गेट के आसपास भी रहा। एनसीआर में भी जहरीली हवा ने लोगों को परेशान किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद हो या फिर नोएडा, हर जगह प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा। ऐसे में जो लोग घर से निकले वो जहरीली हवा से जूझते रहे। तो इरिटेशन बहुत होती है पोल्यूशन की वजह से और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम रहती है काफी, तो ये पहनना पड़ता है हमको। अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक स्मॉग ऐसे ही छाया रह सकता है। सुबह 9 बजे दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा और आनंद विहार, रोहिणी और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के आईटीओ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 तक पहुंच गया। तो वहीं एयरपोर्ट के आसपास और लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर दहशत पैदा करने की कोशिश की है। बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर बुजदिली दिखाई। आतंकियों ने श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के यहां काम करने वाले एक आम नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने 45 साल के मोहम्मद इब्राहिम को गोलियों से भून डाला। गोली लगने के बाद मोहम्मद इब्राहिम को एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मोहम्मद इब्राहिम जिस दुकान में काम करते थे, उस दुकान के मालिक पर 27 साल पहले आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद से दुकान बंद थी और पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। लेकिन 3 साल पहले दुकान के मालिक रोशन लाला मावा अपने बेटे के साथ श्रीनगर लौटे थे और बेटे संदीप मावा ने हिम्मत कर 3 साल पहले ये दुकान खोली थी। वहीं श्रीनगर में आतंकियों की इस कायराना करतूत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, इब्राहिम की नृशंस हत्या निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। दुर्भाग्य से इब्राहिम घाटी में टारगेट किलिंग की एक श्रृंखला में सबसे नया है, खासकर श्रीनगर। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वहीं 24 घंटे के भीतर टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है। इससे पहले आतंकियों ने बटमालू इलाके में तौसीफ अहमद वामी नाम के एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने तौसीफ अहमद को उनके घर के बाहर
निशाना बनाया था। आतंकियों के इस हमले में वो बुरी तरह घायल हो गए थे। फौरन उन्हें नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। दिल्ली में छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने यमुना के प्रदूषित पानी में डुबकी लगाई। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन श्रद्धालुओं ने यमुना में स्नान किया, लेकिन उन्होंने जिस पानी में डुबकी लगाई वो इतना गंदा हो चुका है कि उस पर केमिकल का झाग तैरता दिखा। सफेद रंग के इस झाग को दूर से देखकर लगा कि यमुना के पानी पर बर्फ तैर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह झाग यमुना नदी की गंदगी का सबूत है, जिसमें छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने डुबकी लगाई। झाग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। छठ घाट पर पूजा करने के लिए जब नहाने पहुंचे तो उन्हें इस झाग का सामना करना पड़ा। खुद श्रद्धालुओं ने माना कि उन्हें इस जहरीले पानी में मजबूरन नहाना पड़ा। पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है। यमुना नदी में ये झाग पानी में अमोनिया नाम के खतरनाक केमिकल के बढ़ने की वजह से पैदा हुआ। वैसे तो पिछले कई दिन से नदी का यही हाल है, लेकिन छठ पर्व की वजह से यह मुद्दा जोर शोर से उठा, क्योंकि पर्व पर नदी में स्नान करने का खास महत्व होता है। इस बीच यमुना की गंदगी पर सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी नेता मनोज तिवारी खुद यमुना किनारे पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ नाव पर बैठकर नदी की हालत देखी, बल्कि थोड़ी देर बाद खुद उस पानी में उतर गए और राज्य की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। छठ का प्रतिबंध हटा, लेकिन यमुना जी प्रतिबंधित रहेंगे, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही और उसने यमुना की हालत के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। दिल्ली में इस बार यमुना किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। वहां के द्वारका में छठ पूजा के लिए घाट बनाने पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम घाट बनाने पर सहमत नहीं था, जिसकी वजह से घाट बनाने के काम में देरी हुई। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा और दूसरे कार्यकर्ताओं ने तो वहां प्रदर्शन भी किया। इस बीच बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी वहां पहुंच गए और उन्होंने साफ कर दिया कि छठ पूजा के लिए द्वारका में घाट बन रहा है। साथ ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर छठ पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, एक तो ये दिल्ली में बैन लगाते हैं कि कोई छठ घाट नहीं मनाएगा, कोई हिंदू पर्व नहीं मनाएगा, फिर ये यहाँ पे आके ड्रामा करते हैं। जिसके बाद उनका आमना सामना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हो गया, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक ने छठ पूजा का घाट बनने का पूरा क्रेडिट अपनी पार्टी को दिया। धरना का ये रिजल्ट है कि आज सांसद साहब को खुद आना पड़ा और यहाँ छठ की बात करनी पड़ी। द्वारका के सागरपुर दुर्गा पार्क में हर साल छठ मनाई जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि इस बार पार्क में पूजा के लिए बीजेपी शासित एमसीडी ने इसकी इजाजत नहीं दी। वहीं यूरोप के देश जॉर्जिया में जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली की रिहाई के लिए राजधानी टिब्लिसी में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां हुए इस जोरदार प्रदर्शन में उनके हजारों समर्थक और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए, जो अंधेरे में हाथों में बैनर और पोस्टर लिए सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी दिखे, जिन्होंने झंडे लहराए और गीत गाकर अपने नेता की रिहाई की मांग दोहराई। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां की सरकार से जेल में भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करने की मांग की। Our plan is a peaceful struggle against this pro-Putinist criminal government. इस मार्च के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान भी तैनात दिखे। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही एंटिलिया के आसपास नाकेबंदी कर दी गई है और पहरा इतना बढ़ा दिया गया कि परिंदा भी पर न मार पाए। खबर है कि पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि एक दाढ़ी वाले शख्स ने उससे एंटिलिया का पता पूछा था। आगे उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसके साथ एक और शख्स भी था और वो दोनों उर्दू में बात कर रहे थे। बताया गया कि टैक्सी ड्राइवर ने यह जानकारी भी दी कि उनके पास एक बैग भी था। लिहाजा पुलिस टैक्सी ड्राइवर की इसी जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है और वो उसके बताए गए हुलिये के हिसाब से उनका स्केच बनवाने वाली है। पुलिस ने उस जगह की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई है। साथ ही टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर उस गाड़ी को भी खोजा जा रहा है जिसमें दोनों संदिग्ध आए थे, जिसके लिए परिवहन विभाग से संपर्क भी किया गया।
गाड़ी का नंबर नहीं पता चल पा रहा। वहीं 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। खबर है कि वसूली मामले में 2 पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के नाम आशा कोरके और नंद कुमार गोपाले हैं। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। परमवीर सिंह लंबे समय से लापता हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। तमिलनाडु के चेन्नई में हुई जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए। बताया गया कि वहां 2015 के बाद इतनी बारिश हुई जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि चेन्नई के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें ही दिखना बंद हो गईं। गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। पानी भरने से लोग घरों में ही कैद हो गए। जिनके लिए बाहर निकलना मजबूरी थी, वो भी घुटने भर पानी से होकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचे। For the past 3 days, it's difficult for us to get the essential items like milk, everything. If we go to some other shops also, that's not available. शहर के निचले इलाकों में तो हालात और भी खराब दिखे। वहाँ कुछ जगहों पर 4-5 फीट तक पानी भर गया। अंडरपास तो नहरों में तब्दील हो गए। इतना पानी भर गया कि उन्हें बंद करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख राहत बचाव की टीमों को लोगों की मदद के लिए मैदान में उतार दिया गया। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन खुद भी सड़कों पर उतरे और हालात का जायजा लिया, ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस दौरान वो उन इलाकों में भी पहुंचे जहां हालात सबसे खराब बताए गए। इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन भारी बारिश की आशंका जताई और लोगों से सावधान रहने की अपील की। 10 तारीख और 11 तारीख को तमिलनाडु और राजधानी साउथ आंध्र प्रदेश में हेवी टू वेरी वेरी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है। सिर्फ चेन्नई नहीं, पुदुचेरी भी मौसम की मार से बेहाल नजर आया। वहां भी लगातार भारी बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया और सड़कें नहरों की तरह दिखने लगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल से सोमवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। चीफ विजिलेंस अफसर ज्ञानेश्वर सिंह के सामने प्रभाकर सैल के बयान दर्ज किए गए। प्रभाकर सैल को आज भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करेंगे। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। थैंक यू। लखीमपुर कांड पर यूपी सरकार की जांच की निगरानी किसी दूसरे राज्य के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को दी जा सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मामले में यूपी के बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच की निगरानी होनी चाहिए, जिसके लिए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज रणजीत सिंह या राकेश कुमार के नाम का सुझाव दिया, जिस पर अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी राय मांगी, जो राज्य सरकार शुक्रवार को होने वाली सुनवाई में देगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें कुछ नया नहीं। लगे हाथ अदालत ने यूपी सरकार से फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर भी सवाल की। श्रीनगर के 5 वार्ड में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के 5 वार्ड में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया। वहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 1.5 करोड़ की नशे की खेप के साथ 3 आरोपियों को पकड़ लिया। बिहार के सीतामढ़ी में कुछ लोगों ने पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान मारे गए आदमी के परिवार वालों की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। दावा है कि पुलिस ने मारे गए आदमी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। छठ पर्व की वजह से पटना में महात्मा गांधी सेतु पर लंबा जाम लग गया। वहां काफी दूर तक कतार में खड़ी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां बीएसपी की एक बैठक में कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और बताया गया कि हरिद्वार की एक विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी के लिए पार्टी के 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद पार्टी की ये बैठक जंग का अखाड़ा बन गई। वहां अचानक अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर कुर्सी फेंकते हुए दिखे। हंगामा बढ़ा तो बैठक में शामिल कई लोग बाहर भागते हुए नजर आए, लेकिन चंद मिनट बाद पार्टी का झगड़ा भी सड़क पर पहुंच गया। वहां भी अपनी बात मनवाने के लिए 2 गुटों में बटे पार्टी के कार्यकर्ता कुर्सी लहराते हुए दिखे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बीएसपी ने ये बैठक बुलाई थी। वहीं मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने एंटीलिया के आसपास नाकेबंदी कर दी है और पहरा इतना बढ़ा दिया गया है कि परिंदा भी पर न फटका पाए। खबर है कि पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि एक दाढ़ी वाले शख्स ने उससे एंटीलिया का पता पूछा था और उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसके साथ एक और शख्स भी था
और वो दोनों उर्दू में बात कर रहे थे। टैक्सी ड्राइवर ने ये जानकारी भी दी कि उनके पास एक बैग भी था। पुलिस टैक्सी ड्राइवर की इसी जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है और वो उसके बताए गए हुलिये के हिसाब से उनका स्केच बनवाने वाली है। पुलिस ने उस जगह का सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाया है। टैक्सी ड्राइवर के बयान के आधार पर उस गाड़ी को भी खोजा जा रहा है जिसमें दोनों संदिग्ध आए थे। इसके लिए परिवहन विभाग के संपर्क किया जा रहा है, लेकिन गाड़ी का नंबर पता नहीं चल पा रहा। दवा कंपनी जायडस कैडिला की बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई। कंपनी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1 करोड़ कोरोना टीके के ऑर्डर उसे दिए हैं, जिसकी एक डोज की कीमत 265 रुपए होगी, जबकि टीके की एक खुराक को लगाने में इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेटर 93 रुपए का होगा। यानी इस वैक्सीन की 3 डोज के लिए अलग अलग एप्लीकेटर लगेंगे और सरकार जाइकोव डी नाम की इस वैक्सीन की 3 खुराक के लिए 1128 रुपए खर्च करेगी, जिसमें जीएसटी भी शामिल। जाइकोव डी की कीमत तय होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसे वैक्सीनेशन अभियान में जल्द शामिल किया जाएगा और यह टीका 12 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को लगेगा। इस टीके की 3 डोज लगेंगी। पहली खुराक के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी और 56 दिन बाद तीसरी। इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड उत्तर भारत के लोगों के हाड़ कपा सकती है और इस सीजन में उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में ठंड सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। मतलब इस बार सर्दी में कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इस तैयारी के लिए वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है। खबर है कि अगले कुछ ही दिनों में तापमान बेहद तेजी से गिरने वाला है। मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट का दावा है कि प्रशांत महासागर में बनने वाला ला नीना इफेक्ट की वजह से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीत लहर आ सकती है। यानी ये हफ्ता खत्म होते होते दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि सुबह और शाम को ठंड काफी बढ़ जाएगी, हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलायन करने वाले उन पीड़ितों से मिलने कैराना पहुंचे जो लंबे समय तक बाहर रहने के बाद अपने घर लौटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ इलाके के सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आए और सभी नेता उन परिवारों से बातचीत करने उनके घर गए जो कुछ साल पहले डर की वजह से अपना कारोबार बंद कर सूरत या दूसरी जगह चले गए थे। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के अनुभव सुने और उन्हें हर तरह की सुरक्षा का भरोसा दिया। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। इस मौके पर सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करने के अलावा यूपी पुलिस की पीएसी बिल्डिंग की नींव रखी और कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले घरों की चाबियां सौंपी। चूंकि यूपी में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के कैराना दौरे को विपक्ष ने सियासी स्टंट करार दिया। एक ऐसी योजना योगी जी बता दे जो पिछले 5 साल में उन्होंने सोची हो और पूरा उसको कंप्लीट कर लिया। जाहिर है मुख्यमंत्री के कैराना दौरे पर सियासत शुरू हो गई, लेकिन सियासी बयानबाजी से बेफिक्र कैराना के लोग मौजूदा कानून व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। जिस इलाके में कुछ साल पहले तनाव की वजह से पलायन की नौबत आई थी, वहां के लोग बदले हालात में खुद को सुरक्षित होने का दावा करते दिखे, जिसकी झलक योगी के दौरे के वक्त भी मिली। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे की वजह से जगह जगह पुलिस के जवानों को तैनात किया गया, लेकिन सभी समुदाय के लोगों ने सुरक्षित माहौल होने का दावा किया और बताया कि अब पहले वाली बात नहीं रही। अब काफी आराम है, सब लोग सहयोग से रहते हैं, आपस में भाईचारा भी कायम है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि पिछले चुनाव में कैराना का पलायन बड़ा मुद्दा था, इसलिए योगी के इस दौरे को चुनावी राजनीति से जोड़ा जाने लगा। पलायन ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और इसी को एजेंडा बनाकर बीजेपी ने अपना पूरा का पूरा चुनाव लड़ा था। अब यूपी चुनाव की तेज होती आहट के बीच कैराना का मुद्दा फिर से गर्माता दिखा और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कई पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलने का दावा किया। इनको इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, वो दंगे को आन बान शान से जोड़ रहे हैं। कैराना में योगी के दौरे के साथ ही कई दल पलायन और मुजफ्फरनगर दंगों को मुद्दा बनाते दिखे। और 100 करोड़ वसूली केस में मुंबई में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की है। खबर है कि वसूली मामले में 2 पुलिस अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के नाम आशा कोरके और नंद कुमार गोपाले हैं। दोनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। परमवीर सिंह लंबे समय से लापता हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काबू में आता नहीं दिख रहा। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण के पीछे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को वजह बताया। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के खेतों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आना भी बंद नहीं हुआ
और पंजाब के खेतों में किसान बेरोक टोक पराली जलाते हुए दिखे। अमृतसर में किसान चेहरे ढककर खेत में आग लगाते देखे गए। कुछ ही देर में आग की लपटों के साथ धुआं भी ऊपर उठता हुआ दिखने लगा। धुआं भी ऐसा कि नीचे लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दे और ऊपर सूरज तक को ढक दे। थोड़ी ही देर में पूरा खेत काला दिखने लगा। छोटा जिमीदार 2-2.5 एकड़ वाला जिमीदार आ, वो कितों 10 लाख 15 लाख का संद लिया नहीं सकता, क्यों पहलों ही वो कर्जे के हेठ कर्जे से दबया पिया वा। लेकिन पंजाब सरकार दावा करती है कि पराली जलाने की घटनाएं पहले से कम हुई हैं। एक दिन में स्टबल बर्निंग मुकम्मल नहीं यह प्रोसेस किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे ये समय लगता है, धीरे धीरे हट जाएगी। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा और इसीलिए राजधानी की हवा से प्रदूषण को कम करने के लिए रास्ते खोजे जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार स्मोक टावर काम पर लगाए जा रहे हैं ताकि हवा से प्रदूषण के कण हटाए जा सकें। इसके अलावा दिल्ली में सरकारी एजेंसियां टैंकर लगाकर भी पानी का छिड़काव कर रही हैं। स्मोक टावर और टैंकरों से पानी के छिड़काव के जरिए कोशिश की जा रही है कि हवा में मौजूद धूल के कण जमीन पर आ जाएं। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि पराली जलना बंद नहीं हो रहा, इसीलिए दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो मुख्य वजह है कि पराली जलने की घटनाएं लगातार जो हैं वो बढ़ रही हैं, अभी उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर बहानेबाजी का आरोप लगा दिया। शीला दीक्षित जी ने भी देखा था पोल्यूशन, उन्होंने निदान निकाला था, समाधान निकाला था। ये नहीं कहा था कि इसकी वजह से, फलाने की वजह से, ढिकने की वजह से। ये तरीका सरकार चलाने वालों का नहीं है, ये बहानेबाज लोगों की सरकार है। दूसरी तरफ हरियाणा में भी दावा तो यही किया जा रहा है कि पराली जलना कम हुआ है, लेकिन बंद होने का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूज़ 18 की टीम जब हरियाणा के पानीपत में पहुंची तो खेतों में जली हुई पराली साफ दिखी। दूर दूर तक खेतों में राख हो चुकी काली पराली साफ दिखाई दी। ये हाल तब है जब किसानों ने दावा किया कि वो पराली का बड़ा हिस्सा गौशालाओं को बेच देते हैं। किसान का कहना है, जो इसके मालिक हैं, कि कुछ पराली को बेचा गया है गौशाला में, लेकिन उसके बाद आग लगाई गई है, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा बचता है उसके लिए आग लगाना पराली में जरूरी है। दिल्ली के लोगों से जरूरी होने पर ही खुले में निकलने की अपील की गई है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर साइल से सोमवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। चीफ विजिलेंस अफसर ज्ञानेश्वर सिंह के सामने प्रभाकर साइल के बयान दर्ज किए गए। एनसीबी ने रविवार को प्रभाकर साइल को समन भेजा था और सतर्कता टीम के सामने बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। प्रभाकर साइल ने मुंबई जोन के एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगा दिए थे। दावा किया गया था कि आरिन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग हुई थी। राफेल विमान सौदे से जुड़ी कुछ नई जानकारियां सामने आई, जिन पर नई सियासत शुरू हो गई। फ्रांस की एक मैगजीन मीडियापार्ट में छपी एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि राफेल विमान बनाने वाली कंपनी ने एक बिचौलिए को 14.6 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 64 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि यह रिश्वत 2004 से 2013 के बीच दी गई, मतलब तब दी गई थी जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार। यह रिश्वत सुषेन गुप्ता के जरिए भारत में पहुंचाई गई थी। सुषेन गुप्ता वही कारोबारी है जिसे भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। सुषेन गुप्ता की गिरफ्तारी पहले अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे की जांच के दौरान की गई। फ्रांस की मैगजीन मीडियापार्ट के जिस आर्टिकल का जिक्र अमित मालवीय ने किया, उसमें यह भी दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी है।